आज के वीडियो में हम 4 करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आज 5 नहीं 4 एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि जो 4 एमसीक्यूज़ हैं उसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ी है और इस वजह से मैंने 4 एमसीक्यू रखे हैं। और इसके बाद वाले जो एमसीक्यूज़ हैं और वो आपको कल या परसों में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो चारों एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे और एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक दो साइंस टेक के भी क्वेश्चंस हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं आते हो तो प्लीज़ वो ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट द यूट्यूब वीडियोस। इसी के साथ अनअकैडमी का एक नया कॉम्बो ऑफर चल रहा है कि अगर आप 19 मई तक 6 महीने का जीएस और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 महीना एडिशनल मिलेगा टिल 19 मई। इसी के साथ यूपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है कि अगर आप यूपीएससी 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो 1 साल 2 साल तक नहीं चलेगा, वो अगले प्रीलिम्स 2022 और अगले प्रीलिम्स 2023 तक चलेगा। इसी के साथ अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि सर ज़्यादा डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, तो ज़्यादा डिस्काउंट लेने का एक ही तरीका है, इवन 100% डिस्काउंट का भी तरीका है कि आप कॉम्बैट में जो अनअकैडमी का हर हफ्ते गेमिफाइड वर्जन का क्विज होता है, इसमें अगर आप टॉप 3 रैंक ला रहे हो तो आपको 1 साल का जीएस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। सो ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप ये कॉम्बैट में अपीयर करिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, 19 मई से बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, साथ साथ एनसीईआरटी बैच। सो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता। आज का पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिमूवल ऑफ अ सिविल सर्वेंट। अगर हमारे को एक सिविल सर्वेंट को नौकरी में से निकालना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है। पहला स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट ओनली ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ अ सिविल सर्वेंट। सेकेंड, अ सेंट्रल सिविल सर्वेंट मतलब केंद्र का सिविल सर्वेंट can be dismissed only by the President of India, whereas a state civil servant can only be removed by the governor of a state. Third, the civil servant can be punished only after an inquiry has been conducted into the matter and he has been given an opportunity to present himself. हमारे को बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ध्यान से देखेंगे, यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो द आंसर इज डी, ओनली वन। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ अ सिविल सर्वेंट की, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारे को आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 311 जो है वो रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट की बात करता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बारीकियां समझनी होंगी इस आर्टिकल की। पूरा आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करूंगा प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में सबसे पहले बोला गया कि चाहे कोई केंद्र सरकार के सिविल सर्वेंट हो, ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि आईएएस वगैरह, या फिर कोई स्टेट सिविल सर्वेंट हो, किसी ने स्टेट पीसीएस दिया, स्टेट पुलिस का एग्जाम निकाले, ये सब, ये आर्टिकल उन सब पे लगता है। मतलब कि इंडिया में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, चाहे स्टेट के अंदर, चाहे केंद्र के अंदर, चाहे ऑल इंडिया लेवल के, उन सब के ऊपर आर्टिकल नंबर 311 लगता है। अब आर्टिकल 311 बोलता है कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनको कोई ना कोई अपॉइंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पुलिस में लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको कमिश्नर और ये डीजीपी वगैरह अपॉइंट करते हैं। जो बड़े लेवल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो पीसीएस वगैरह होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर ऑफिसर को, चाहे बड़ी रैंक हो या छोटी रैंक हो, उनको कोई ना कोई अपॉइंट करता है। आर्टिकल 311 बोलता है कि जिन्होंने अपॉइंट करा है उनसे कम रैंक के लोग इस ऑफिसर को नहीं हटा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पुलिस इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर को यूजुअली कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। एंड अगर कमिश्नर ने अपॉइंट करा है तो अगर हमारे को इंस्पेक्टर को हटाना है पोजीशन पे से आर्टिकल 311 के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर या उनके हायर ऑफिशियल्स कर सकते हैं। कमिश्नर या इनके ऊपर जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, डिग्नेटरीज हैं, सिर्फ वो कर सकते हैं। कमिश्नर के नीचे जो डिग्नेटरीज हैं वो नहीं कर सकते। तो जिन्होंने अपॉइंट करा है उनसे बड़ी अथॉरिटीज या वो खुद ही रिमूव कर सकते हैं, उनसे छोटी अथॉरिटीज किसी भी ऑफिसर को रिमूव नहीं कर सकते। नाउ अगर किसी को हमारे को हटाना है, आर्टिकल 311 के अंदर किसी भी सिविल सर्वेंट को अगर हमारे को हटाना है तो प्रोसेस फॉलो होता है। सबसे पहले एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है। अगर हमारे को किसी ऑफिसर को हटाना है तो सबसे पहले डिपार्टमेंट की इंक्वायरी बैठेगी। वो जो डिपार्टमेंट है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे चार्जशीट बोलते हैं
कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, उन्होंने क्या क्या गुनाह करा है, उन्होंने क्या क्या गलत काम करा है, उन सब का एक अकाउंट बनाया जाता है, चार्जशीट, और फिर वो सिविल सर्वेंट को दी जाती है। इस टाइम पे जब ऑफिसर को चार्जशीट दी गई तो ऑफिसर अपने पक्ष में पॉइंट्स रख सकते हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ऑफिसर को मौका दिया जाएगा अपनी बात आगे रखने का। अगर ऑफिसर चाहें तो अपना वकील भी ला सकते हैं। अगर वो खुद अपीयर नहीं होना चाहते तो वो अपने वकील को भी साथ ला सकते हैं। इसी टाइम पे अगर कोई सबूत है, कोई गवाह है, वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये सब कोर्ट में नहीं हो रहा। जिस डिपार्टमेंट के अधिकारी को हमारे को हटाना है ये उस डिपार्टमेंट में हो रहा है, उस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में हो रहा है। नाउ बेस्ड अपॉन कि जो ऑफिसर है उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला, उनके वकील ने क्या बोला, किस किस प्रकार के सबूत और विटनेसेस प्रोड्यूस करे गए, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो फाइनल डिसीजन लेगी। ये जो कमेटी बनाई गई है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, ये फाइनल डिसीजन लेगी। अगर ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने सोच लिया कि हमारे को ऑफिसर को डिसमिस करना है, रिमूव करना है, मतलब कि इन ऑफिसर को हमारे को हटाना है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। और इस टाइम पे जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का डिसीजन आ गया तो ये जो ऑफिसर को रिमूव किया गया है, ये ऑफिसर इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आगे आके, इस कमेटी के आगे आके दोबारा से कोई दलील पेश नहीं कर सकते। कहने का मतलब है ऑफिसर को जो बोलने का मौका दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे दिया जाएगा। एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, एक बार ये पूरी की पूरी इंक्वायरी खत्म हो गई, उसके बाद ये जो कमेटी बनाई गई है इंक्वायरी करने के लिए, ये अपना डिसीजन सुना देगी। जब वो अपना डिसीजन सुना रही है, इस टाइम पे सिविल सर्वेंट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंक्वायरी के टाइम उन्हें एक बार बोलने का मौका दिया जाएगा। राइट नाउ एक चीज ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 में यह बोला हुआ है कि कई बार सिविल सर्वेंट को बिना एक कमेटी बनाए भी हम रिमूव कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट को कई बार बिना एक कमेटी बनाए भी हम रिमूव कर सकते हैं। सवाल उठता है कैसे? 3 कंडीशंस दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे बिना कमेटी बनाए, बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के हम एक सिविल सर्वेंट को रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि जो जनरल रूल है, जनरल रूल क्या है कि जब भी किसी सिविल सर्वेंट को हटाना है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होके ही रहेगी, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शंस हमारे को आर्टिकल 311 में दिए हुए हैं। पहला एक्सेप्शन है, अगर ये जो ऑफिसर हैं जिनको रिमूव करना है ये किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट हो गए, किसी कोर्ट ने इनको क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर सज़ा सुना दी, डेकॉइटी, मर्डर, रेप, एसिड अटैक एटसेट्रा, ऐसा कोई भी इन्होंने क्राइम करा है और उस क्रिमिनल चार्ज के अंडर इनको सज़ा सुना दी गई है, उस केस में किसी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है और इनको सीधा पनिशमेंट दी जा सकती है। दूसरी बात, जो भी इन्हें डिसमिस कर रहा है, जो भी डिसमिसिंग अथॉरिटी है, मैंने क्या बताया था, डिसमिस कौन कर सकता है? जिन्होंने अपॉइंट करा है, या तो वो या उनसे बड़े लेवल के कोई अधिकारी, ऑफिसर। तो जो भी इस केस में डिसमिसिंग अथॉरिटी है, अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि इस केस में हमारे को कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इस केस में इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी, यहाँ पे इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनका डिस्क्रिशन फाइनल होगा, उनका डिसीजन फाइनल होगा। मतलब कि ये जो डिसमिसिंग अथॉरिटी हैं, अगर ये कहें कि कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिटर्न में दे रहा हूँ, ये वाला जो क्लॉज होता है कि जब डिसमिसिंग अथॉरिटी कहती है कि कोई भी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, ये इन्हें राइटिंग में देना पड़ता है रिकॉर्ड के लिए। तो अगर डिसमिसिंग अथॉरिटी ये चीज़ राइटिंग में देने को तैयार है, उस केस में कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। तीसरी बात, अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को ये सेटिस्फैक्शन है कि इस केस में इंक्वायरी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा सकती है, तो वो कहेंगे कि इस केस में इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि 3 एक्सेप्शंस निकल के आते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के। एक, किसी कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने इनको बोला कि आपने एक क्राइम करा है और आपको सज़ा सुनाई जाती है, उस केस में कोई इंक्वायरी नहीं होगी। रिमूवल अथॉरिटी, डिसमिसल अथॉरिटी ने ये बोला कि हम पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी, तो भी इंक्वायरी नहीं होगी। या फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर ये बोल दें कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हम ये इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते, तो भी जो है इंक्वायरी नहीं होगी। ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि देखिए, अगर हम एक केस समझने की कोशिश करें, अगर एक ऑफिसर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर एक ऑफिसर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उनकी रैंक रिड्यूस कर दी गई, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए,
अगर एक ऑफिसर को हटाया गया क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम करा था, उस केस में वो हायर कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब है, मैंने आपको क्या बताया, अगर एक ऑफिसर किसी क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्ट हो गए तो उनको नौकरी से हटाया जा सकता है। अगर वो इस क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट ने बोला कि आपने मर्डर करा, अब आपको 20 साल की जेल होगी, इस केस में जो ऑफिसर हैं वो अपनी नौकरी बचा सकते हैं बाय अपीलिंग टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर इनको नौकरी से हटा दिया गया, इनकी रैंक रिड्यूस कर दी गई, उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिसमिसल जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, जो कमेटी इंक्वायर कर रही है पूरा, उसके सामने एक बार तो ये जा सकते हैं। कब? जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो ये कमेटी के सामने नहीं जा सकते, लेकिन इनके पास एक रास्ता है। कमेटी ने अपना डिसीजन सुना दिया कि भाई देखो, आपने ये जो है गलत काम करा है, हम आपकी रैंक रिड्यूस कर रहे हैं, आपको रिमूव कर रहे हैं नौकरी से। इस केस में जो ऑफिसर हैं वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अगेंस्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जा सकते हैं कि ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने गलत डिसीजन दिया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर क्रिमिनल चार्ज की वजह से इन्हें हटाया गया है तो ये सिर्फ हायर कोर्ट जा सकते हैं। अगर इन्हें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने हटाया है ड्यू टू सर्टेन चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, करप्शन एटसेट्रा, तो ये सिक्योरिटी अपीलेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स जा सकते हैं। तो अगर सारी डॉट्स कनेक्ट करके देखें तो क्या बनता है, एक सिविल सर्वेंट को हटाना है तो या तो उन्होंने अगर कोई क्राइम करा है और कोर्ट ने मान लिया कि हाँ क्राइम करा है तो वो हट जाएंगे। अगर इसके अलावा हटाना है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, विटनेसेस और वकील वगैरह अलाउड है। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होल्ड नहीं करनी तो दो रास्ते हैं, या तो डिसमिसिंग अथॉरिटी है वो बोल दें प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट ये बोल दें कि नेशनल सिक्योरिटी में हम ये इंक्वायरी नहीं होल्ड करना चाहते, तो इनको बिना इंक्वायरी के ही हटा दिया जाएगा। अब जो इनके खिलाफ डिसीजन लिया गया है नौकरी से हटाने का, उसके खिलाफ या तो ये हायर कोर्ट जा सकते हैं अगर ये क्रिमिनल चार्जेस की वजह से गए हैं। अगर ये करप्शन, ब्राइबरी या दूसरे चार्जेस की वजह से गए हैं तो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या कोर्ट जा सकते हैं। ये है पूरा का पूरा मसला। ये करंट अफेयर्स में इसलिए था क्योंकि मुंबई के एक ऑफिसर हैं पुलिस के, सचिन वाजे, उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर ने हटा दिया है, और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के हटाया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बोला कि मैं डिसमिसिंग अथॉरिटी हूं और आई एम सेटिस्फाइड कि सचिन वाजे के केस में इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड द इंक्वायरी। मेरे को नहीं लगता कि इनके केस में इंक्वायरी करनी चाहिए, और इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रिटर्न में दे दिया कि इनको आप हटा दीजिए, और इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर के कहने पे बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सचिन वाजे को हटा दिया गया। अब हम अपने डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो सचिन वाजे के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, या तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाएंगे, मतलब कि महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, या फिर वो कोर्ट में इस डिसीजन के खिलाफ जा सकते हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मेरे को आर्बिट्रेरीली हटा दिया है। तो ये पूरा का पूरा सचिन वाजे का मसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आपको पता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे टॉटे साइक्लोन आया है और उसने काफ़ी तबाही मचाई है। रिगार्डिंग दैट यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर एक्ट्स एज द फ्यूअल फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द साइक्लोन्स विथ साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो दक्षिणी हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स हैं दे रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको बताना सही स्टेटमेंट कौन सा है। सो द आंसर इज बी। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। कहने का मतलब है कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि साइक्लोन्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कंडेंसेशन, इवेपोरेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में हीट कभी भी एमिट नहीं होती, वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जहां पे हीट जो है वो निकलती है बाहर। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जो साइक्लोन को फ्यूअल की तरह हीट प्रोवाइड करता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ये इवेपोरेशन की वजह से नहीं होता। अगर हम समझें साइक्लोन टॉटे के बारे में, सो ये एक बहुत ही सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म।
अभी मैं आपको साइक्लोन का कैटेगराइजेशन बताऊंगा कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एक्चुअली कहते किसे हैं। यह डेवलप हुआ अरेबियन सी में एंड इट इज एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म। क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में ओरिजिनेट हो रहा है इसलिए इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। बेसिकली आपको पता होगा कि इंडिया के अराउंड दो समंदर हैं, एक है बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। अगर दोनों के पानी का टेम्परेचर कंपेयर किया जाए, बे ऑफ बंगाल का पानी थोड़ा सा गर्म है और अरेबियन सी का पानी थोड़ा सा ठंडा है। इस वजह से बे ऑफ बंगाल साइक्लोन बनाने के लिए ज़्यादा कंड्यूसिव है और अरेबियन सी साइक्लोन बनाने के लिए थोड़ा कम कंड्यूसिव है। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, पिछले 4 साल से लगातार अरेबियन सी में साइक्लोन आ रहा है। जो काम पहले नहीं हुआ वो अभी इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। साथ के साथ साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। इंटेंसिटी का मतलब है कि इन साइक्लोन्स की जो स्पीड विंड है, इन साइक्लोन्स की जो बारिश है, इन साइक्लोन्स में जो तूफान आता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अरेबियन सी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आप में से जिन लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनकी सहायता के लिए बता देता हूं कि साइक्लोन तभी ओरिजिनेट होता है जब समंदर का पानी गर्म होता रहे। मैंने आपको क्या बताया, अरेबियन सी का पानी पहले ठंडा हुआ करता था एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। इस वजह से अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन नहीं बनते थे। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते अरेबियन सी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट का मतलब हर साल, और बहुत ही हाई इंटेंसिटी के, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश और विंड होती है, इस प्रकार के साइक्लोन्स अरेबियन सी में ओरिजिनेट हो रहे हैं। नाउ लेट अस से ये है समंदर। यहां पे सबसे पहले होगा इवेपोरेशन। समंदर की हीट एब्जॉर्ब करेगा पानी। पानी जो है समंदर की हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बना देगा, यहां पे वाटर वेपर्स बना देगा। इधर इट विल क्रिएट वाटर वेपर्स, यहां पे वाटर वेपर्स वो क्रिएट करेगा। अब क्या होगा, ये वाटर वेपर जब आपस में कनेक्ट करेंगे, ये वाटर वेपर जब आपस में कंडेंस होंगे, जब ये प्रॉपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, तो इस टाइम पे इसे कहते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में पानी कन्वर्ट होता है, और जब गैसियस से वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है बादल बनाने के लिए, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। जब भी बादल बनता है उस टाइम पे जो वाटर वेपर्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, कंडेंस कर जाते हैं और हीट को एमिट कर देते हैं। ऐसे हीट को ये एमिट कर देते हैं। कंडेंसेशन के टाइम पे हीट जो है वो एमिट होती है। अब क्योंकि कंडेंसेशन के टाइम हीट एमिट हो रही है, ये हीट साइक्लोनिक हवाओं को पावर देती है, ये हीट साइक्लोनिक हवाओं को शक्ति देती है, और साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में घूमता रहता है। इसे कहते हैं कि साइक्लोन जो है वो कंडेंसेशन से जनरेटेड हीट से सारी की सारी पावर लेता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होता है वो अप्रैल से जून के बीच में और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। ये दो साइकिल्स होती हैं जब साइक्लोन ओरिजिनेट होने की ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अप्रैल से जून वाले साइक्लोन को कहते हैं प्री मानसून और अक्टूबर से दिसंबर वाले साइक्लोन को कहते हैं पोस्ट मानसून। राइट। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि साइक्लोन का ऐसा माना जाता है कि अगर समंदर का टेम्परेचर 28 डिग्री से ज़्यादा है, अगर पर्यावरण का टेम्परेचर 28 डिग्री से ज़्यादा है तो ही ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। ये टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड होता है। अगर टेम्परेचर इसके नीचे है तो साइक्लोन बनने में दिक्कत होगी, क्योंकि कंडेंसेशन के टाइम इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी। कंडेंसेशन के टाइम मैक्सिमम हीट तभी निकलेगी जब टेम्परेचर 28 डिग्री से ज़्यादा हो। नाउ जैसे जैसे अरेबियन सी का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है। पानी इवेपोरेट हो रहा है जिसकी वजह से कंडेंसेशन के टाइम हीट निकल रही है। अब देखिए हीट भी अलग अलग क्वांटिटी में निकलती है। पहले कम हीट निकल रही थी, अब ज़्यादा हीट निकलती है। पहले अरेबियन सी इतना ज़्यादा गर्म नहीं था तो हीट कम निकलती थी कंडेंसेशन के टाइम। अब जैसे जैसे अरेबियन सी और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है तो और ज़्यादा हीट निकल रही है। अब देखिए सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा पेट्रोल दोगे उतनी ही तेज़ गाड़ी चलेगी। मतलब कि पहले जब अरेबियन सी थोड़ा ठंडा हुआ करता था तो साइक्लोन्स की सिवियरिटी, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब क्योंकि अरेबियन सी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो हीट कंडेंसेशन का टाइम बहुत ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें
साइक्लोन के क्लासिफिकेशन की, तो हम साइक्लोन्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर विंड की स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। अगर स्पीड 52 से 61 किलोमीटर पर आवर के बीच में, उसे कहते हैं डीप डिप्रेशन। अगर स्पीड 62 से 87 के बीच में है, उसको कहते हैं साइक्लोन। 88 से 117 के बीच में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। 118 से लेकर 221 के बीच में है तो उसे कहते हैं वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये जो टॉटे था अपने वेस्टर्न कोस्ट पे, वो इस कैटेगरी में था, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। मतलब कि 118 से 221 के बीच में इसकी विंड वेलोसिटी थी, और अगर 222 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड है तो उसे कहते हैं सुपर साइक्लोन। इस तरीके से डिवाइडेड है। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा कंडेंसेशन का टाइम हीट मिलेगी वेव्स को, विंड को, उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। जितनी ज़्यादा हीट एमिट होगी कंडेंसेशन के टाइम पे, साइक्लोन का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्स। मार्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमारे को इन्हें कंसिडर करना है। एक्सट्रीमली हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मार्स हैज लेड टू द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, लीडिंग टू थिनिंग ऑफ द मार्जिन एटमॉस्फेयर। द मार्जिन सरफेस हैज लावा प्लेन्स मेड अप ऑफ लावा इजेक्टेड आउट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस। हमारे को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो द आंसर इज बी, सेकेंड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों, अभी एक्सप्लेन करूंगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सवाल और देखते हैं। आपको लगेगा कि दोनों ही सेम टॉपिक से सवाल है, लेकिन दोनों अलग से हैं। पिछले वाला जो था वो मार्स के कैरेक्टरिस्टिक पे था, और ये वाला जो सवाल है ये स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर है बेसिकली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थ मार्स डायनेमिक्स। फर्स्ट, द टाइम टेकन बाय द लैंडर टू डिटैच फ्रॉम द ऑर्बिटर and land on the surface of the Mars is less than the time taken by the radio wave signal to reach Earth from Mars. Second, for the rover Zhurong, the Tianwen orbiter acts as the relay link to the Earth station. हमारे को बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो द आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाता हूं। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये स्लाइड मैंने खाली इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे को डायग्राम ड्रॉ करके आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, तो आइए समझते हैं। लेट अस से ये अर्थ और मार्स हैं। हर प्लैनेट के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हर प्लैनेट के पास अपनी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे मैं अर्थ पे बना रहा हूं, ऐसे हर प्लैनेट के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। लाइक दिस। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है, साइंटिस्ट ने ऐसा खोज के निकाला कि जो मार्स की मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। पहले बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन ऑफ लेटली मार्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। पहले स्ट्रांग थी। सवाल उठता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग है और मार्स की वीक है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां से सन की रेडिएशंस आ रही हैं। सन की रेडिएशंस आ रही हैं इस तरीके से जिसमें अलग अलग सोलर पार्टिकल्स होते हैं। राइट, सन की वेव्स आ रही हैं, सन की रेडिएशन आ रही है जिसमें अलग अलग सोलर पार्टिकल्स होते हैं। ये जो सन की रेज होती हैं, सन की वेव्स होती हैं, सन के पार्टिकल्स होते हैं, अर्थ की जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये इन सोलर पार्टिकल्स को और सोलर वेव्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर तक घुसने नहीं देता। मतलब कि यहीं पे ये सोलर वेव्स और सोलर पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो सोलर पार्टिकल्स हैं और सोलर वेव्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते और अर्थ का एटमॉस्फेयर थिक है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सोलर वेव्स होती हैं अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच गई तो ये एटमॉस्फेयर में हमारी जो गैसेज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगी और सारी की सारी गैसेज को आउटर स्पेस में ले जाएंगी। मतलब कि गैसेज जो हैं एटमॉस्फेयर में आयोनाइज हो जाएंगी और सारी की सारी गैसेज के चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होने लगेगा। कहने का मतलब है ये जो सोलर रेडिएशन और सोलर पार्टिकल्स होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव्स रोक लेते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
रिसेंटली ये देखने को मिला कि मार्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है। क्योंकि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर हुई है, तो ये जो सोलर पार्टिकल्स हैं ये मार्स के एटमॉस्फेयर में अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर थिन होता जा रहा है। मार्स के पास जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। अर्थ का एटमॉस्फेयर थिक है और मार्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है कैसे कि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड भी कम है। प्रीलिम्स का एकदम वर्बटिम सवाल निकलता है इधर से कि एटमॉस्फेयर में दोनों के क्या डिफरेंस है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है और ये मार्स है। हमने अर्थ से मार्स की तरफ एक मिशन भेजा, मार्स मिशन सपोज। उस मार्स मिशन में क्या होगा, सबसे पहले एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होगी, एक ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा, सैटेलाइट टाइप्स, जो इधर ऑर्बिट में मार्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जो ऐसे ऑर्बिट में मार्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ऐसे ऑर्बिट में मार्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इसे हम कहते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटर, इसे कहते हैं ऑर्बिटर। अब क्या होगा, ये जो ऑर्बिटर है, इस ऑर्बिटर में से एक बॉडी निकलेगी जो मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी ऐसे। ये बॉडी जो ऑर्बिटर में से निकली और मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंची, इसे कहते हैं लैंडर। लैंडर, लेट अस से ये मार्स का सरफेस है। सपोज करिए मार्स की जमीन दिख रही है हमारे को, ये मार्स की जमीन है सपोज करिए। ये लैंडर इधर जमीन पे लैंड करेगा, ये लैंडर इधर जमीन पे लैंड करेगा और इसमें से एक गाड़ी निकलेगी। ये लैंडर इधर जमीन पे लैंड करेगा और इसमें से एक गाड़ी निकलेगी। ऑर्बिटर, लैंडर और लैंडर में से निकली एक टायर वाली गाड़ी। इस टायर वाली गाड़ी को बोला जाता है रोवर। मैं आपको एक बारी फंक्शन समझा देता हूं। ये जो ऑर्बिटर है, इसका मेजर काम होता है मार्स के अराउंड चक्कर लगाना। ये सिर्फ गोल 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 घूमता रहेगा, मार्स के सरफेस पे नहीं जाएगा। लैंडर का काम होता है कि वो ऑर्बिटर से अलग हो, मार्स के सरफेस पे लैंड हो, बस इसका काम यहां पे खत्म। अब ये जो रोवर है, गाड़ी, ये मार्स के सरफेस पे घूमेगी और अलग अलग सॉइल के, रॉक के सैंपल वगैरह कलेक्ट करेगी। ये होते हैं ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अब यहां पे लेट अस से मार्स, अर्थ पे एक नासा का स्टेशन बना हुआ है। सपोज करिए इधर नासा का एक स्टेशन बना हुआ है। नासा के स्टेशन को पिक्चर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए और उन्हें जानना है कि इधर हो क्या रहा है। नासा के स्टेशन को जितने भी सिग्नल्स पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे ऑर्बिटर के जरिए। मतलब कि अगर नासा को यह जानना है कि रोवर कर क्या रहा है, तो रोवर पहले सिग्नल भेजेगा ऑर्बिटर को और ऑर्बिटर रिले की तरह एक्ट करेगा और इधर से सिग्नल को नासा स्टेशन की तरफ भेज देगा। अर्थ का स्टेशन और रोवर सीधा कम्युनिकेट नहीं कर सकते। रोवर सिग्नल भेजेगा ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर सिग्नल भेजेगा अर्थ स्टेशन को। यह सारा का सारा काम जो होता है सिग्नल भेजने का, कि रोवर ने ऑर्बिटर को सिग्नल भेजा और ऑर्बिटर ने अर्थ स्टेशन को सिग्नल भेजा, यह किया जाता है रेडियो वेव्स के जरिए। कौन सी वेव्स यूज होती हैं? रेडियो वेव्स यूज होती हैं। एग्जाम में ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आ सकता है कि अर्थ जो मार्स का ऑर्बिटर और रोवर है उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स यूज होती हैं? उसके लिए यूज होती हैं रेडियो वेव्स। तो हमने इधर दो कॉन्सेप्ट समझे, एक मैग्नेटिक फील्ड का और एक एटमॉस्फेयर का। दूसरा ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर होता क्या है, राइट। अब समझते हैं कि यह सारा का सारा करंट अफेयर्स में क्यों रहा है। बेसिकली चाइना ने मार्स के ऊपर अपना एक रोवर भेजा है जिसे कहते हैं ज़्यूरोंग रोवर। रोवर मतलब टायर वाली गाड़ी, याद करो, सॉइल सैंपल, रॉक सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि रोवर, ऑर्बिटर और ये लैंडर क्या होता है। अब मैं सिर्फ टर्म्स यूज करूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चाइना ने ज़्यूरोंग रोवर भेजा मार्स के ऊपर, जो कि सोलर पावर्ड है और इसमें 6 टायर हैं। मतलब ये जो गाड़ी मार्स के सरफेस के ऊपर चलेगी, इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये धूप की रेस से चलेगी। इसका मेजर काम है मार्स के ऊपर रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करना और उधर पानी के जो है ट्रेसेस ढूंढना। कि बेसिकली इनको ये लगता है साइंटिस्ट को कि जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे मार्स में बर्फ जमी हुई है। मतलब कि बीनीथ द सरफेस ऑफ द मार्स
वहाँ पे मोटी मोटी बर्फ़ जमी हुई है। इन्होंने बोला कि आप सॉइल का सैंपल कलेक्ट करो, उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसा आइस का, मॉइस्चर का कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो ज़्यूरोंग रोवर भेजा गया, ये एक ऑर्बिटर के साथ भेजा गया और उस ऑर्बिटर का नाम है टियानवेन-1। टियानवेन-1, मैंने आपको क्या बताया, ऑर्बिटर का क्या काम है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्स के चक्कर लगाएगा, राइट। अब एक बात समझने वाली है कि जो लैंडर होता है, याद करो लैंडर जो मार्स के एटमॉस्फेयर में घुसेगा और फिर नीचे लैंड करेगा, वो यूजुअली मार्स के सरफेस पे लैंड करने के लिए 7 मिनट लेता है, 7 मिनट्स। और अगर हमारे को ये जो ऑर्बिटर है, इस ऑर्बिटर से अर्थ पे रेडियो वेव सिग्नल मंगाना है कि एग्जैक्टली वहां पे हो क्या रहा है, तो उसमें लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। मतलब कि अगर हमारे को मार्स से अर्थ पे सिग्नल भेजना है कोई रेडियो वेव्स के जरिए, तो उसमें 20 मिनट लगेंगे। और ये जो लैंडर लैंड होता है ऑर्बिटर से डिटैच होने के बाद, इसको लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट। कहने का मतलब यह है कि साइंटिस्ट का यह मानना है कि देखिए, यह है ऑर्बिटर, यह है लैंडर, लेट अस से इधर यह है अर्थ। अभी आज की तारीख में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उसमें यह हो रहा है कि ये जो लैंडर है, जब ये लैंड होना शुरू होता है, हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यूजुअली क्या होता है कि जो ऑर्बिटर होता है, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं अलग अलग सेंसर्स वगैरह यूज करके, कि इसका थोड़ा सा पाथ चेंज कर दिया और ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जो लैंडर है, जो 7 मिनट्स में नीचे मार्स की ज़मीन पे पहुंच जाएगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि ये 7 मिनट में नीचे पहुंच जाएगा और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अर्थ तक 20 मिनट में पहुंचेगी। मतलब कि जब तक इसकी इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचेगी, तब तक तो ये 2 बारी लैंड हो जाएगा। समझ रहे हो, यहां पे इसको सिग्नल को लग रहे हैं 20 मिनट अर्थ तक पहुंचने में। इतनी देर में तो लैंड होके नीचे जो भी होना होगा हो जाएगा। कहने का मतलब है, साइंटिस्ट का मानना है कि जो लैंडिंग होती है एक पर्टिकुलर लैंडर की, वो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। जो एक पर्टिकुलर लैंडर की लैंडिंग होती है वो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, और वो इसलिए क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितने में वो लैंड होगा उतने में अपना सिग्नल पहुंच भी नहीं पाएगा। इस वजह से लैंडर जो होता है उसके ऊपर पैराशूट लगाया जाता है, जिससे कि वो जो पैराशूट है वो उसकी स्पीड को कम कर सके। बेसिकली क्या होता है कि जो लैंडर है, ये जो लैंडर है, ये बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है इसकी स्पीड अब साइंटिस्ट अर्थ पे बैठ के तो कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि सिग्नल बहुत धीरे जाएगा उधर। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक पैराशूट लगा देते हैं। पैराशूट लगाने से क्या होता है, उसकी टाइमिंग ऐसी होती है कि जब ये मार्स के सरफेस के पास पहुंच रहा होता है तो ये पैराशूट अपने आप खुल जाता है, और मार्स में जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से वो पैराशूट काम करने लगता है और इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो आपको प्रीलिम्स में सीधा इधर से सवाल निकलेगा कि ये जो लैंडर होता है इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या ऑप्शंस अपना सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में यूज़ होता है वो होता है पैराशूट का ऑप्शन, कि लैंडर जब मार्स के सरफेस पे लैंड होगा तो उसमें हम पैराशूट लगा देंगे। इसी के साथ साथ जो ये ज़्यूरोंग है, ज़्यूरोंग अपना जो ये रोवर है, इसको हीट शील्ड से प्रोटेक्ट करके भेजा गया था। इसके चारों तरफ हीट शील्ड लगाई गई थी, जिससे कि जब ये मार्स के एटमॉस्फेयर से पास हो रहा है तो ये उसके एटमॉस्फेयर में जल ना जाए। साथ के साथ मार्स का जो सरफेस है बहुत ज़्यादा रॉकी सरफेस है, इसमें बहुत सारे पत्थर, बोल्डर्स और ये सब हैं। तो अपना ये जो लैंडर है, देखो लैंडर में एक तो हमने देखा कि पैराशूट हो गया ऊपर की तरफ इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ये इंश्योर करने के लिए कि जब ये सरफेस पे लैंड कर रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा पत्थर नहीं है, इसमें लगा दिया जाता है लेज़र। लेज़र क्या होता है, अगर कोई पत्थर होगा भी तो फटाफट लेज़र जो है इन सारे पत्थरों को तोड़ देगी। कहने का मतलब ये है कि लैंडर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमारे को 2 इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, एक पैराशूट और एक लेज़र। पैराशूट उसकी लैंड करने की स्पीड को कम करने के लिए, और लेज़र कि जब वो लैंड होगा तो उस टाइम पे जितने भी पत्थर बोल्डर होंगे उनको तोड़ दे वो लेज़र। इस वजह से यहां पे छोटी सी एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मार्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है। क्यों थिन है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, सोलर रेडिएशन वेव्स आते हैं और वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करके एटमॉस्फेयर को पतला कर देते हैं। कहने का मतलब है मार्स का एटमॉस्फेयर थिन है, इस वजह से कई बार पैराशूट को प्रॉब्लम हो जाती है। किस लिए, लैंड कराने में। आपको पता है पैराशूट का कॉन्सेप्ट क्या है, पैराशूट हमेशा और हमेशा तेज हवा में काम करता है, थिक एटमॉस्फेयर में काम करता है। मार्स पे एटमॉस्फेयर थिन है क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक है। इस वजह से
इस वजह से कई बार ये पैराशूट वाला ऑप्शन शायद फेल हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, राइट। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है, इवन दो ये काफी पतला है, लेकिन सफिशिएंट है एयर फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को जलाने के लिए। तभी हमने अपने ज़ीरोंग को हीट शील्ड में डाल के भेजा, क्योंकि अगर ये नीचे लैंड करा और एयर फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग गई तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसको हीट शील्ड से गर्मी से बचाने के लिए हमने इसे हीट शील्ड में रखा, और स्पीड कम करने के लिए उसमें लगाया पैराशूट, और नीचे पत्थर तोड़ने के लिए लैंडिंग के टाइम पे हमने लेजर लगा दिया। इसी के साथ एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो ज़ीरोंग है ये मार्स के लावा प्लेन्स पे लैंड होगा। साइंटिस्ट ने ये चाइना का है ज़ीरोंग, और टियानवेन जो है ये चाइना के हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ के एक लावा प्लेन चूज करा था ज़ीरोंग को लैंड करवाने के लिए। मतलब कि ये एविडेंस देता है हमारे को कि मार्स पे पहले बहुत ज़्यादा वॉल्केनोस आते थे और तभी वहाँ पे पूरा का पूरा लावा प्लेन क्रिएट हुआ है, राइट। सो ये है पूरा का पूरा मार्स का कॉन्सेप्ट। स्कोर मेंशन कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है 35% डिस्काउंट का। 19 मई से पहले अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं 35% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ के साथ संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट फॉर फ्री सब्सक्रिप्शन एंड स्कॉलरशिप। लेट्स क्रैक इट।